अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन। टूल्स और टेक्निक्स होते क्या हैं, एक छोटी सी मिसाल से मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम जाएंगे एजुकेशन की फील्ड में टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल हम समझेंगे और देखेंगे इवैल्यूएशन में इनका क्या रोल है। आपने कभी गाड़ी का पंक्चर लगवाया होगा तो जो कारीगर होता है वो पाने और चाबियाँ और मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ औज़ार जो इस्तेमाल करता है उसको हम कहते हैं कि वो टूल्स हैं। अब बाज़ कारीगर हैं वो गाड़ी को खड़े खड़े उसका पंक्चर आइडेंटिफाई भी कर देते हैं और उसको खड़े खड़े जैक के ऊपर थोड़ा सा उठा के, यानी जैक वहाँ पर एक टूल का काम कर रहा है, उसके ऊपर थोड़ा सा उठा के और बाहर ही से उसको पंक्चर लगा देते हैं, उसका पैच लगा देते हैं। बाज़ टेक्निक नंबर 2 इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से वो पूरा जो टायर है उसको खोलेंगे, वहाँ पर एक और मशीन के ऊपर रखेंगे और वहाँ पर उसको अलहदा से पैच लगाएंगे। तो ये दो टेक्निक्स यूज़ हुई, लेकिन इसके अंदर जो उसने औज़ार इस्तेमाल किया हम उनको टूल्स कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम एजुकेशन की फील्ड में इवैल्यूएशन के लिए, असेसमेंट वगैरह के लिए हम मुख्तलिफ टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा ये जो मैंने एरो बनाया हुआ है, ये सारे के सारे टूल्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं इस तरफ, यानी ये टेक्निक्स हैं, ये तमाम की तमाम टेक्निक्स हैं और ये टूल्स हैं। क्वेश्चनियर अक्सर उसका टीचर इस्तेमाल करता है क्लासरूम के अंदर जब उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है या उसके बाद समेटिव असेसमेंट होती है। क्वेश्चनियर का इस्तेमाल होता है एग्जामिनेशन के अंदर, तो क्वेश्चनियर टूल हो गया। इसी तरह से हमारी जो चेकलिस्ट है उसका इस्तेमाल होता है, ऑब्जर्वेशन के अंदर हो सकता है, प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, उसको आप इंटरव्यू के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टूल्स हैं जिसको हम असेसमेंट के मुताबिक यूज़ किया करते हैं। इनको हम बारी बारी समझेंगे कि ये टूल्स कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं और इन टूल्स की फर्दर जो एक्सप्लेनेशन है वो हम देखेंगे। जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है ये ऑन गोइंग पूरा साल चलता रहता है और इस पूरे साल के अंदर हम जब तक डाटा इंटरप्रेट कर रहे होते हैं उसके बारे में डिस्कशन जारी होती है, उसको हम असेसमेंट कहते हैं। उस असेसमेंट में हमारी जो क्वांटिटीज़ हैं बच्चे की, यानी जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं, मेजरमेंट की सूरत में आ रही होती हैं। उसके अलावा उसने कोई डिबेट की, इसके अलावा उसकी कोई ऑब्जर्वेशन हुई, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, क्वालिटेटिव डाटा भी हम लेते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मिल के इनकी जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं, कोई टीचर करता है, तो हम इसको असेसमेंट कहते हैं। इसकी अक़साम इससे पिछली वीडियोस में मैंने इसके बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन की है, अगर आपने नहीं देखी तो उसको ज़रूर देखिएगा। टेस्ट की सारी अक़साम उसको भी मैं सारा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बड़ी मज़ेदार वीडियोस हैं, अगर नहीं देखी तो उसको लाजमी देखिएगा। तो हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ़ टूल्स हैं वो उनका क्या इस्तेमाल है और किधर किधर उनका यूज़ होता है। जी सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चनियर है, जो क्वेश्चनियर है ये मुख्तलिफ़ अक़साम का हो सकता है। यानी जब हम एग्ज़ामिनेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, पेपर पेंसिल की टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, या वो वर्बल भी हो सकता है, तो हमें किसी न किसी तरह से क्वेश्चनर की ज़रूरत पड़ती है। वो क्वेश्चनियर अगर क्लास के अंदर है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर वो इस्तेमाल हो रहा होगा। अगर हम उसको आखिर में इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे की अचीवमेंट को चेक कर रहे हैं, तो वो समेटिव असेसमेंट कहलाएगी, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ टर्म। अब ये क्वेश्चनियर किस किस्म के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, तो वो होते हैं दो किस्म के, टीचर मेड और स्टैंडर्डाइज्ड। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम ज़्यादातर टीचर मेड असेसमेंट का इस्तेमाल करते हैं। जो टीचर मेड क्वेश्चनियर होते हैं या टीचर मेड टेस्ट होते हैं उसका इस्तेमाल होता है। और जो अचीवमेंट टेस्ट हो गए या समेटिव टेस्ट हैं उसमें मोस्टली हम इस्तेमाल करते हैं स्टैंडर्डाइज्ड, जो एक्सपर्ट्स के बने होते हैं, जिसके अंदर जो टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के किस जो लेवल के क्वेश्चन वो कितने देने हैं, कौन कौन सा चैप्टर उसमें इस्तेमाल करना है, उसमें से हमने क्वेश्चन लेने हैं, उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी और वो सारे मेजर्स
लेने के बाद जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो तब बनता है। दूसरी चीज़ है टूल्स में, वो है हमारी चेकलिस्ट। अब चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट किसी बिहेवियर को चेक करने के लिए, कि किसी करेक्टर को चेक करने के लिए, कि किसी आदमी के अंदर, किसी स्टूडेंट में कौन सा बिहेवियर पाया जाता है या नहीं पाया जाता। कि एक बच्चा जो है उसके अंदर कि उसने असाइनमेंट लिखी नहीं लिखी, वो डिसिप्लिन में था नहीं था। यानी चेकलिस्ट दो किस्म की होती है, जिसमें येस और नो या टिक और क्रॉस, ये दो अकसाम की हम चेकलिस्ट इस्तेमाल करते हैं। किसी करेक्टर के पाए या ना पाए जाने की सूरत में हमें चेकलिस्ट की ज़रूरत होती है। और अब हम आगे देखेंगे कि टेक्निक में किधर इस्तेमाल होता है। ऑब्जर्वेशन के अंदर भी चेकलिस्ट इस्तेमाल हो सकती है और इंटरव्यू के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। इसके अलावा हम प्रोजेक्ट्स के अंदर भी चेकलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ मैं बता रहा हूं कि यहाँ पर जो टूल्स हैं इधर कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ताकि कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे और क्लैरिटी साथ साथ होती रहे। इसके बाद हम रेटिंग स्केल, नाम से ही जाहिर है किसी चीज़ को रेट करते हैं, किसी चीज़ का रैंक हम बताते हैं। और इसकी भी आगे फर्दर दो अकसाम आप देखेंगे, एक 0, 1, 2, 3, 4 कि किसी को डिसिप्लिन के अगर हमने रेटिंग स्केल बनाया है कि यहाँ पर जो है ना वो हसन का रेटिंग स्केल के अंदर डिसिप्लिन में वो कैसा है, तो जनाब डिसिप्लिन में वो उसको 3 नंबर हम दे सकते हैं, उसको 4 नंबर दे सकते हैं, 5 नंबर दे सकते हैं या वाइस वर्सा। इसी तरह से अगर हम देखना चाहते हैं किसी स्टूडेंट को रेटिंग स्केल में कि वो कैसा है, अब यहाँ पर मैंने शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल की है NS, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, किसी कोई जो है ना वो असाइनमेंट उसको दी हमने और हमने उसको रेट किया तो वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है, तो हम यहाँ पर टिक कर देंगे कि उसका जो है वो नॉट सेटिस्फैक्ट्री है। अगर बहुत अच्छा उसने किया है तो एक्सीलेंट भी हम दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि किस आदमी के पास कौन सा करेक्टर कितना मिकदार में, ये मिकदार के लिए यहाँ पर पाया जाना और ना पाया जाना कि कोई चीज़ है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर उसकी क्वांटिटी ग्रेजुअली ज़्यादा या कम हम बता सकते हैं, तो इसको हम रेटिंग स्केल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि टेक्निक्स के अंदर कौन सी टेक्निक्स में हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेटिंग स्केल को। प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ऑब्जर्वेशन के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह से हम किसी इंटरव्यू में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है रेटिंग स्केल का। अच्छा, अब इसके बाद जो आगे है वो है पोर्टफोलियो। ये पोर्टफोलियो बच्चे की, स्टूडेंट की पूरे साल की जो उसकी अचीवमेंट हैं, उसके जो रिजल्ट्स हैं, उसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हम उसके पोर्टफोलियो के अंदर हम उसकी लगाते रहेंगे। उसकी जो भी प्रोग्रेस है पूरे साल की, उसकी एक डोजियर बनेगा या एक फ़ाइल बनेगी, उसके अंदर हम उसको महफूज करते जाते हैं। इस चीज़ को हम पोर्टफोलियो कहते हैं। और ये जो पोर्टफोलियो है, जो हमने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनानी है, इस पोर्टफोलियो की बुनियाद पर बनाएंगे। एग्जामिनेशन के अंदर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी वो करने के लिए कि बच्चे की जो पेरेंट्स के साथ हमने डिस्कस करना है, तो उसके पोर्टफोलियो हमें सारा उसके साल की जो कारकर्दगी होगी वो सामने एक पिक्चर की तरह हमारे पास मौजूद होगी। इसके बाद है एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोट, कोई ख़ास इवेंट। अब बच्चा क्लास में बैठा हुआ है और साथी बच्चा जो है ना वो उसको थोड़ा सा छेड़ता है और वो रख के उसको जो है ना वो देता है, तो टीचर उस चीज़ को, उसके ख़ास एक बिहेवियर, उस इंसिडेंट को अपने पास वो लिख के उस बच्चे का नाम, उसकी क्लास, टीचर अपना नाम लिखेगा और ये टाइम ड्यूरेशन, वजह क्या बनी, और उसके साथ वो एक छोटे से रिमार्क्स लिख देगा उस ख़ास इंसिडेंट। या उसने कोई अच्छा काम किया है, उसको कहीं से टीचर ने ऑब्ज़र्व किया है, कोई दूसरा ऑब्ज़र्व कर रहा है कि कहीं पर पैसे पड़े हुए थे और उसने वहाँ से उठाए, तो वो भी उसकी एनेक्डोटल रिकॉर्ड के तौर पर रख ली जाएगी। रखी कहाँ जाएगी? पोर्टफोलियो में, जो उसका एक मुस्तकिल रिकॉर्ड के तौर पर उस पर मौजूद है एक स्टूडेंट के लिए। एक और टूल
जो आपने अक्सर आपको सुनने को मिला होगा, ये भी स्टूडेंट की प्रोग्रेस को, उनके मुख्तलिफ करैक्टर ट्रेट्स को बताने के लिए, उसका इजहार करने के लिए इस्तेमाल होता है। और हम इस्तेमाल करते हैं इसको, रूब्रिक शीट हमारे पास होती है, उसकी असाइनमेंट में इस्तेमाल होती है, इंटरव्यूज़ वगैरह के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑब्जर्वेशन वगैरह में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, या प्रोजेक्ट्स के अंदर भी हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक जो शीट है, इसके अंदर कॉलम्स और रोज़ बनी होती हैं, जिसके अंदर एक तरफ ऊपर फ़र्ज़ करें कि उस स्टूडेंट का नाम आ गया, स्टूडेंट है जनाब हसीब है, और हसीब जो है उसके मुख्तलिफ यहाँ पर नीचे कि ये जी वो डिसिप्लिन के अंदर कैसा है, और यहाँ पर हम वो बता सकते हैं कि जनाब हसीब जो है वो डिसिप्लिन के अंदर गुड है। उसके बाद जो उसका होमवर्क है वो कितना अच्छा करता है, वो जनाब रेगुलर करता है, ठीक है। तो इस किस्म की, या यहाँ पर वो भी हो सकता है आपको पहले ऑलरेडी ऊपर वेल डिफाइंड मेजर्स होते हैं जिसके अंदर आप टिक कर सकते हैं या क्रॉस कर सकते हैं। तो ये रूब्रिक की एक किस्म होती है। अच्छा, अब ये तो हमने इसके बारे में वो कर लिया। जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे कि जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसे कि एग्ज़ामिनेशन, उसकी बहुत सारी और भी एग्ज़ाम हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टूडेंट्स के हवाले से है, हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट वगैरह लेते हैं, उनकी एग्ज़ामिनेशन करते हैं। तो इसकी ये दो मशहूर एग्ज़ाम हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक भी है, प्लेसमेंट भी है, लेकिन वो इस टॉपिक में थोड़ा इररिलेवेंट हो जाती है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स को मिलते हैं। वो प्रोजेक्ट्स उन चीज़ों को कहते हैं, उन काम को कहते हैं जो बच्चे कोई वर्किंग मॉडल बनाते हैं, उनको कोई असाइनमेंट दी जाती है और वो ख़ुद से करके आते हैं। तो ये PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर एक मुकम्मल वीडियो PBL के ऊपर मैंने वैसे अलहदा से बनाई हुई है। तो स्टूडेंट्स की इवेल्यूएशन के अंदर प्रोजेक्ट्स का एक अहम किरदार होता है। साल में कितना वो प्रोजेक्ट्स करता है, कितना अच्छे अंदाज से करता है, तो उसकी ग्रेडिंग हमें इवेल्यूएशन के अंदर काम आती है। उसके बाद है जी ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन के अंदर हमने चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया, क्वेश्चनर का इस्तेमाल किया, लेकिन ऑब्जर्वेशन होती क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे को ऑब्ज़र्व करना है, हमने उसके बिहेवियर को ऑब्ज़र्व करना है। अब इसमें एक स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन है कि आपने बच्चे के कौन कौन से ट्रेड्स को कितनी देर के लिए देखना है, ये स्ट्रक्चर्ड होती है। दूसरी नॉन स्ट्रक्चर्ड होती है, वैसे ही एट रैंडम आप बच्चे को देख रहे हैं। एक होती है पार्टिसिपेटरी और दूसरी है नॉन पार्टिसिपेटरी। यानी एक के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्लास के अंदर आप बैठे हुए हैं, उधर मौजूद हैं, पीछे बैठे हुए हैं, आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, एक बच्चे को या पूरी क्लास के सारे बच्चों को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो ये पार्टिसिपेटरी होगी। नॉन पार्टिसिपेटरी, आप वहाँ पर नहीं बैठे हुए और आप बाहर से छुप के वो देख रहे होते हैं, वो अनबायस्ड होती है, ज़्यादा वैलिडिटी को। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन के अंदर भी आता है कि कौन सी जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा वैलिड है। तो जो नॉन पार्टिसिपेटरी होती है उसके अंदर बच्चे ना तो अलर्ट होते हैं, उनको पता नहीं होता, तो वो एक नेचुरल उनका जो बिहेवियर होता है वो उसको डिस्प्ले कर रहे होते हैं। इसके बाद जो असाइनमेंट है, अच्छा असाइनमेंट में एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। होमवर्क और असाइनमेंट के अंदर डिफरेंस क्या है? होमवर्क होता है कि बच्चे को बता दिया कि पेज नंबर 7 आज हमने पढ़ा है, उसके अंदर से क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है जी, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने करके आना है। ये सिंपल और जो टिपिकल पुराना एक मेथड था होमवर्क का, वो हमने दे दिया। कल अगले दिन बच्चा वहाँ से लेकर जो भी पेज हमने उसको बताया वो पेज नंबर लिख के आ गया। इसको हम होमवर्क कहते हैं। दूसरी होती है असाइनमेंट। इसमें स्लाइड सा डिफरेंस है होमवर्क और असाइनमेंट में। असाइनमेंट में बच्चे को टास्क दिया जाता है, उसको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, एक क्वेश्चन दिया जाता है। बच्चा लिबर्टी पे होता है कि वो लाइब्रेरी से उसका आंसर ढूंढे, वो नेट से उसको तलाश करे, वो बुक्स से उसको कंसल्ट करे स्टूडेंट्स के साथ बैठ के। तो वो एक इनोवेटिव और क्रिएटिव सा काम हो जाता है। तो असाइनमेंट, फिर असाइनमेंट के अंदर ग्रेडिंग भी होती है और प्रॉपर उसकी इवेल्यूएशन भी होती है। तो असाइनमेंट होमवर्क में ये थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद है जी इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के लिए टूल्स हम कौन से इस्तेमाल करते हैं? यहाँ पर हम
रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, क्वेश्चनेयर, ये बहुत सारे हम टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेकिन इंटरव्यू की अक़साम कौन सी हैं? स्ट्रक्चर्ड है, नॉन स्ट्रक्चर्ड है, कि लिखे हुए क्वेश्चन हैं कि 10 क्वेश्चन हैं, उन 10 में से हमने गेज करना है जो वहाँ पर कैंडिडेट आया है। तो दूसरा होता है नॉन स्ट्रक्चर्ड, रैंडम क्वेश्चनिंग की जाती है, जिधर जिधर उसका टॉपिक बाज़ औक़ात पूछ लिया गया और उससे पूछा गया जी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसी से वो लीड देता गया और क्वेश्चन बनते गए, तो ये नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू कहलाता है। इसी तरह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको 1 to 1 जब हम इंटरव्यू करते हैं तो उसमें भी स्ट्रक्चर और नॉन स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ होते हैं। दूसरा इसकी किस्म है इंडिविजुअल और ग्रुप। एक बच्चे का, एक कैंडिडेट का जब हम कर रहे होते हैं उसको इंडिविजुअल इंटरव्यू कहते हैं, और ज़्यादा लोगों को एक टाइम में हमने उनको बिठाना है, जैसे ISSB वगैरह के अंदर होता है, बहुत सारे लोगों का एक साथ जो है वो उनके साथ डिस्कशन होती है। ये मोस्टली ओपन डिस्कशन होती है, और वो उसमें देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ कौन है, सबसे ज़्यादा आउटस्पोकन कौन है, किसके पास कॉन्सेप्ट और जनरल नॉलेज बेहतर है। तो ये ग्रुप इंटरव्यू होता है। इसी तरह से पैनल इंटरव्यू होता है, और इंडिपेंडेंट यानी वो है कि इंटरव्यू लेने वाले ज़्यादा होंगे तो वो पैनल इंटरव्यू कहलाएगा। तो दूसरा है कि अकेला आदमी वहाँ पर इंटरव्यू उनका ले रहा है। फिर हमारे पास आ गई डिबेट, यानी जो स्टूडेंट्स हैं उनको टॉपिक दिए जाते हैं, और ये भी असेसमेंट इवैल्यूएशन के लिए हमें बड़ा काम देती है, ताकि पूरे साल के बाद हम बताएं कि बच्चा जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ है डिबेट के अंदर, स्टेज परफॉर्मेंस के अंदर उसकी क्या कारकर्दगी रही। तो ये जो सारी चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया, इन सारी चीज़ों का काम है इवैल्यूएट करना साल के दरमियान, और जब हम उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं अपने अल्फाज में, उनकी क्वांटिटीज़ और क्वालिटीज़ दोनों का मर्जर करके जब हम इंटरप्रिटेशन उसकी चल रही है, तो तब तक ये असेसमेंट रहेगी। और जब फाइनल टर्म होगी तो हम फिर उसको इवैल्यूएट करेंगे, फाइनल जजमेंट दे देंगे, और वर्डिक्ट होगा वो एक किस्म का, तो वैल्यू और वर्थ हम बताएंगे कि ये जो पूरा साल एक प्रोसेस रहा उसमें बच्चे ने टूल्स और टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हुए बच्चे की फाइनल इवैल्यूएशन देते हैं, पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करते हैं, और फर्दर जो भी इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तक बच्चे की या स्टूडेंट की इवैल्यूएशन पहुंचती है। होपफुली टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन से मुताल्लिक आपकी जितना क्वेरीज थी उनको काफ़ी हद तक मैंने सेटिस्फाई करने की कोशिश की, और एक कंप्रिहेंसिव लेक्चर मैंने तैयार किया ताकि आपके जो सवालात हैं मैं उनको सेटिस्फाई कर सकूं। मैंने भरपूर कोशिश की है। इसके बावजूद अगर आपकी कोई क्वेरी आपके दिमाग में है तो ज़रूर उसको कमेंट्स में लिखिएगा और मैं उसको रिप्लाई करूंगा। आप अगर चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और अगर वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।